Okay. So, hello aspirants. I hope all of you are doing perfectly well and I'm audible. So, basically, in today's session, we're going to be talking about how to take preparation for PhD entrance examination. Of course, I know that most of the people or most of the crowd in India who are doing their masters, knowingly or unknowingly, they have a tendency to drive towards doing PhD. मतलब मोस्टली वो लोग कोशिश करते हैं कि आफ्टर एमएससी वो लोग पीएचडी की तरफ जाएं, बट पीएचडी में जाने के लिए डेफिनेटली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के लिए you need to crack certain entrance examination and उसके बाद there are some interview, so you have to go through this process to get into a PhD. अब सिनेरियो ऐसा है कि पीएचडी कहाँ से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम किसके पास तुम पीएचडी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. सो एक अच्छे कॉलेजेस में पीएचडी का एडमिशन लेना, आई एम सेइंग लाइक अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी का एडमिशन लेना, इट्स अ वेरी बिग डील टू बी ऑनेस्ट. एंड उसके लिए अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें तो ही जाके क्रैक हो सकता है. सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ रटना इज नॉट सफिशिएंट. यू हैव टू नो क्या पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज आपको नहीं. तो अगर हम लोग सीधी सीधी तरीके से कुछ चीजों को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना, तो उसमें सबसे पहले चीज आता है कि तुम पीएचडी करना चाहते हो. पीएचडी के लिए तुम्हें फेलोशिप चाहिए. फेलोशिप कहाँ से मिलेगा? बिना बिना फेलोशिप के भी तुम पीएचडी कर सकते हो, लाइक, बट डेफिनेटली आई वुडंट एनकरेज यू टू डू पीएचडी विदाउट फेलोशिप. ऑफ कोर्स गेट अ फेलोशिप एंड डू योर पीएचडी. तो जब तुम्हें फेलोशिप मिलेगा, सो फॉर दैट यू नीड टू क्रैक सर्टेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो उनमें से तुम कहाँ से पीएचडी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन तुम्हें देना है. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, द मोस्ट रिनाउंड वन इज, everybody knows about it, that is CSIR, UGC NET. अभी एनटी ऑर्गेनाइज करता है इसे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करता है. वेरी रिनाउंड एग्जामिनेशन. सबसे अच्छी बात इसका यही है कि ये जो फेलोशिप है ये सीधा गवर्नमेंट के घर से आता है. अगर कहा जाए, I mean, like, it's your own fellowship. You don't have to depend on any third party for your fellowship. तो सीधा एकदम तुम्हें फेलोशिप आ जाएगा. तो बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन होता है CSIR UGC नेट का, ये साल में 2 बार होता है. कब होता है? अगर इसके टाइमिंग के बारे में हम लोग बात करें तो अगर हम लोग फिलहाल तो CSIR UGC नेट की टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट अगर देखा जाए तो मोस्टली जून में एक बार होता है. अब फिर से वो लोग उसी टाइमिंग में लाने की कोशिश करते हैं. एक बार होता है जून में, एक बार होता है दिसंबर. ये 2 टाइम इस एग्जाम में. तो दूसरी बात ये है कि इस एग्जाम में 2 चीजें हैं. एक है, मान लो तुम्हारा एग्जाम हो रहा है 200 में और कुछ भी हो, अगर मैं मान लो कि 100% टोटल मार्क्स को पकड़ ले, तो फॉर अ सर्टेन परसेंटेज वो लोग एक चीज को डिसाइड करते हैं, दैट इज एलएस, लेक्चरशिप, जिसको बहुत लोग एनईटी भी कहते हैं, नेट भी कहते हैं. अगर मान लो 100 में एग्जाम तो वो लोग एक मार्क्स सेट कर देते हैं. सपोज दैट इज फॉर फिजिक्स अगर हम लोग बात करें तो 46% या 37% और समथिंग अगर तुम्हारा मार्क्स है. अगर 100% में एग्जाम है, टोटल मार्क्स को 100% ले ले और तुम्हारा मार्क्स 37% के अराउंड आया है, तो तुम्हें लेक्चरशिप मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम इट विल बी 37, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. ओके, तो 37% मान लो तुम्हें एलएस मिला. एलएस मिलने का मतलब अगर 100 में तुम्हें 37 मिला, 100 में तुम्हें 37 मिला तो तुम एलिजिबल हो लेक्चरशिप के लिए. जिसका मतलब क्या है, कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, वहां पे तुम एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो. बट हालांकि बिना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि तुम एलएस क्रैक करे और तुम्हें ले. नो, आफ्टर दैट द प्रोसेस इज वेरी लार्ज. बट मैं कह रहा हूं कि दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द थिंग दैट टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट बिफोर पीएचडी एज अ फैकल्टी दे आस्क फॉर एलएस. तुम्हारे पास नेट होना चाहिए, एलएस. इसके अलावा और एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड जेआरएफ. अगर मान लो तुम्हारा
उसका कट ऑफ थोड़ा अलग होता है। मान लो तुम्हारा 39 या कुछ हुआ, मतलब तुम्हें 39 मिला है आउट ऑफ 100, then they might set the cutoff for, suppose 37 is the cutoff for LS, 39 is the cutoff for GRF। तो जिस बच्चों को 37 मिला है या 37 से ज्यादा मिला है, उनके पास LS है, मतलब एलिजिबिलिटी है टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड जिसको 39 मिला है उसके पास LS तो है ही, साथ साथ उसको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप में मिलेगा अगर वो PhD ज्वाइन कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, हम लोग कहते हैं एक बात बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, दैट लाइक इफ यू हैव 100 रुपीज देन 10 रुपीज इज ऑलरेडी देयर। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है तो 10 रुपए ऑलरेडी तुम्हारे पास है ही है। तो जिसके पास JRF, जिसका मार्क्स 39 है या 39 से ऊपर है, 39% से ऊपर है, तो डेफिनेटली उसके पास LS तो होगा ही। बट जिसने LS क्रैक करा, मान लो किसी को 38 मिला है 100 में से, तो उस बंदे के पास LS है लेकिन उसके पास JRF नहीं है। तो आई थिंक LS एंड JRF का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें होता है, दो सर्टिफिकेट वो लोग अवार्ड, मतलब अवार्ड करते हैं, अवार्ड के तौर पे देते हैं। एक तो है तुम्हारा LS, एक है तुम्हारा JRF। LS का कट ऑफ थोड़ा कम होता है, JRF का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जिस बंदे के पास JRF है उसके पास डेफिनेटली LS तो होगा ही होगा, और जिसके पास LS है कोशिश करो कि तुम्हारे पास JRF तक हो जाए, मतलब तुम JRF तक क्रैक। तो CSIR यूजीसी नेट की ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो अगर तुम्हारे पास JRF है, JRF मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो तुम PhD में ज्वाइन करोगे तो किसी इंस्टीट्यूट में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हें पहले 2 साल कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, उसके बाद उसको SRF में प्रमोट किया जाता है, तो वो थोड़ा सा पैसा पड़ जाता है। सो ड्यूरिंग PhD you will get your salary from like salary or fellowship from government। अब ये जो CSIR नेट एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू किस किस जगह में PhD के एडमिशन होते हैं सर? मोस्टली जितने भी सारे गवर्नमेंट हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज है जहां पे तुम PhD, कैलकट यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कहीं भी, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, एवरीवेयर तुम जाओ, जाके अपना CSIR का JRF का सर्टिफिकेट रखो एंड दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। आई मीन डेफिनेटली कट ऑफ होता है, उसमें भी एक कट ऑफ होता है, जैसे कि कुछ कुछ यूजुअली, मतलब जो जो यूजुअली कॉलेज होते हैं, कैलकट यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी या लाइक बॉम्बे यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी तुम्हारे जो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो थोड़े बहुत वैसे तो होते ही हैं, बट वो लोग क्या करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं CSIR यूजीसी नेट के लिए, उनको बुला लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर डूइंग PhD इज वेरी वेरी लार्ज, जैसे कि IISc बैंगलोर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक क्राइटेरिया फिट कर देते हैं कि जिन बच्चों का JRF क्रैक हुआ है, सही है, हम लोग खुश हैं तुम्हारे लिए, लेकिन JRF में तुम्हारा अगर रैंक 100 से नीचे हो, मतलब 1 to 100 अगर तुम्हारा रैंक है JRF में, तो ही तुम हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए, PhD के इंटरव्यू के लिए आ सकते। तो ये क्राइटेरिया भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट सेट कर देते हैं। तो मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, बट अगर OBC या SC/ST से कोई बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो IISc बैंगलोर है या TIFR है या तुम्हारा हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI है या तुम्हारा ICTS बैंगलोर है, जहाँ पे जो बहुत ही अच्छा सा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि JRF क्रैक करने इज नॉट सफिशिएंट, you need to have a good rank to get a call for interview। तो इसके बाद तुम इंटरव्यू क्रैक करोगे, आफ्टर दैट तुम्हारा सिलेक्शन होगा PhD में। अब दूसरी बात ये है कि कौन कौन बुलाएंगे, इंडिया में जो भी कॉलेज है सारे बुला सकते हैं। UGC जस्ट बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो मोस्टली जितने भी सारे हमारे कॉलेजेस हैं, जस्ट लाइक तुम TIFR से शुरू करके IISc बैंगलोर से शुरू करके ICTS बैंगलोर से शुरू करके सारे के सारे IITs, सारे के सारे NITs, इवन बार्क वगैरह में अगर PhD के लिए जा रहे हो, सो देयर आल्सो, एंड तुम्हारे सारे के सारे जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है, एवरीवेयर CSIR का तुम्हारा जो रैंक कार्ड है वो काम पे आएगा, मतलब उसके थ्रू तुम्हारा PhD में एडमिशन हो सकता है। डेफिनेटली दे माइट टेक सर्टेन इंटरव्यूज, आफ्टर दैट तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। तो CSIR नेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन का जो इंपॉर्टेंस है दैट्स वेरी वेरी मैटर। इसके बाद तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलने के टाइम पे आइजर्स को भूल गया था। आइजर्स में भी एडमिशन होता है। आइजर मतलब जो आइजर पुणे है, आइजर त्रिवेंद्रम है, आइजर भोपाल है, इन सारी जगह पे एडमिशन। तो
रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने भी सारे हैं, आईआईटी बैंगलोर, टीआईएफआर तो है ही, सारे आईआईटीज एंड एनआईटीज, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद नंबर 3 पे ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे एडमिशन हो सकता है पीएचडी पे। और जब तुम पीएचडी करोगे तुम्हें फेलोशिप कौन देगा? गवर्नमेंट खुद देंगे, क्योंकि तुमने जेआरएफ क्रैक करा है, अगर तुम्हारा जेआरएफ क्रैक। इसके बाद और एक एग्जामिनेशन होता है, नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज गेट। गेट के थ्रू एडमिशन यूजुअली आईआईटीज में होते हैं, एनआईटीज में होते हैं। गेट के थ्रू एडमिशन फिलहाल मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ आईआईटीज में भी लेते हैं, कुछ कुछ आईआईटीज में लेते हैं, और तुम्हारे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो लेते हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, नॉट ऑल, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में लेते हैं। एंड तुम्हारे टीआईएफआर एंड आईआईसी बैंगलोर, आईआईसी बैंगलोर, बाकी आईआईसी के थ्रू मिलते हैं, मोस्टली गेट के थ्रू यहाँ भी होता है एडमिशन। अगर तुम गेट क्रैक किया, मान लो गेट का कट ऑफ होता है, मान लो 26 है वगैरह, उसे क्रैक करने से कोई फायदा नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि 26 अगर कट ऑफ है और तुम्हें 27 मिला है इसका मतलब तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सीएसआर में तुम क्रैक कर रहे हो, सीएसआर दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेंगे, उस सर्टिफिकेट के जरिए अगर तुम्हारा जीआरएफ है तो गवर्नमेंट तुम्हें फेलोशिप देगा ही देगा। अगर तुमने जीआरएफ क्रैक किया, अगर कट ऑफ 37 है, तुम्हें 37 ही मिला है, तो दैट मींस गवर्नमेंट विल गिव यू फेलोशिप व्हाइल यू आर डूइंग पीएचडी। बट गेट में सिनेरियो कैसा है? कट ऑफ के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रैंक। गेट में जो चीज बहुत ज्यादा वाइटल है वो रैंक है। रैंक के बेसिस पे इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। अगर तुम गेट क्रैक करोगे तो रैंक यूजुअली अगर 1 to 100, 1 to 200, 1 to 300 तक है या 400 तक है, अब डेफिनेटली जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरे कैटेगरी में जाए तो ये रैंक बढ़ता जाएगा। अगर है तो तुम्हें सारे के सारे आईआईटीज, एनआईटीज, यूनिवर्सिटीज, टीआईएफआर, आईआईटी बैंगलोर में तुम्हें बुलाया जा सकता है फॉर इंटरव्यू। इफ यू क्रैक द इंटरव्यू यू कैन गेट इनविटेशन। After that, there is another examination called JEST, JEST, Joint Entrance Screening Test, जो सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जेस्ट अगर क्रैक करोगे तो तुम्हें जो आइसेट्स है, जो तुम्हारा टीआईएफआर है, और भी बहुत सारे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलकाटा में तुम्हारा एसएन बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट या शाहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इतने सारे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा तुम्हारा आईसीटीएस बैंगलोर है, एचआरआई है, बट इसके थ्रू तुम आईआईटी वगैरह में नहीं जा सकते, हाँ, या कोई यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन नहीं लेते हैं। मोस्टली रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है, एचआरआई है, फिर मतलब मोस्टली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है हमारे इंडिया में, आईजीएस बोल लो, टीआईएफआर बोल लो, आईएससी, इवन आईएससी बैंगलोर भी जिसके थ्रू लेता है, आईएससी बैंगलोर बोल लो, तो ये जो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे जिसके थ्रू एडमिशन होता है। गेट का जो फेलोशिप है, अगर तुम गेट के थ्रू किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हो और तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया और तुम पीएचडी में जा रहे हो, या अगर तुम जेस्ट के थ्रू किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया और तुम पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा जो फेलोशिप आएगा वो कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा। दैट्स एन इंस्टीट्यूट फेलोशिप। जेआरएफ इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये फेलोशिप तुम्हारा आ रहा है कहां से? गवर्नमेंट से। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने का है। गेट मोस्टली फेब में होता है, जेस्ट फेब में होता है, और एक एग्जामिनेशन है दैट इज कॉल्ड टीआईएफआर। ये लोग अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैरी आउट कराते हैं, जो एग्जाम मोस्टली दिसंबर में होता है। यहाँ पे टीआईएफआर तुम क्रैक करोगे तो सिर्फ टीआईएफआर में ही एडमिशन मिलेगा। एग्जाम क्रैक करने के बाद वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, या शायद खुद का भी एक मतलब क्रैक करने के बाद वहां पे जाके भी एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है इन पेन एंड पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये सब चीजें हैं, अगर टीआईएफआर क्रैक करोगे तो टीआईएफआर मिलेगा।
तो सर एंट्रेंस एग्जाम्स जो मोस्टली बहुत ज्यादा रिनाउंड है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, पुणे यूनिवर्सिटी का है, पीयूईटी बोलते हैं उसको। तो ये सब तो है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा होती है, उनके बारे में बता। अब दिक्कत है कि तुम इसके बारे में जान तो लिए, अब तुम प्रिपरेशन शुरू कैसे करो या क्या पढ़ना है? सबसे बेहतर उपाय जो है, सीएसआई नेट का सिलेबस जो है, वो सिलेबस बहुत 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 ही टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। गेट का जो सिलेबस है, वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी टू द पॉइंट, उसके बाहर कुछ आ नहीं सकता। सच मानो सीएसआई नेट का सिलेबस बड़ा है, गेट का सिलेबस उससे थोड़ा छोटा है। अगर तुम सीएसआई नेट का कवर कर रहे हो सिलेबस, तो गेट का सिलेबस उसके अंदर ही आ जाता है, तो गेट के लिए अलग प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जेस्ट के सिलेबस लिखा हुआ है, एक मटेरियल मिल जाता है गेट के सिलेबस, जेस्ट के सिलेबस के लिए, बट दैट इज नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड। ऐसा बहुत टाइम पे देखा गया है कि जो उन लोगों ने सिलेबस में उसके बाहर से भी दिए, मतलब सिलेबस में तो बहुत कम लिखा गया है, बट देखा जाए कि वो लोग सीएसआई नेट के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं वगैरह ऐसा। तो मैं कहूंगा ये जो जेस्ट का और टीआईएफआर का सिलेबस है, दैट्स नॉट क्लियरली मेंशन। वो लोग ऐसे कह, टीआईएफआर ने तो कह दिया है कि सिर्फ एमएससी के जो चीजें हैं वही आएंगे। तो मैं कहूंगा एक सिलेबस में तुम स्ट्रिक्ट रहो। वो सिलेबस कौन सा है? सीएसआई नेट का जो सिलेबस है। तो तुम्हें पढ़ना कौन सा सिलेबस है? CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को टू दी पॉइंट पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टू दी पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ना है इस सिलेबस। अब अगर तुम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हो या मैं जैसे बिकॉज फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो हमारे यहाँ पे 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 9 सब्जेक्ट में 9 सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है। एक सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो या मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, बाकी सारे के सारे 7 सब्जेक्ट तुम्हें टू दी पॉइंट द होल सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, सिलेबस हाथ में आ गया, उसके बाद जो चीज है वो है तुम्हें रिसर्च, जो तुम्हारा थोड़ा रिसर्च करके जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वो अच्छे अच्छे बुक्स पहले तुम देखो कि कहां से पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े जो बेसिक बुक्स है, अगर मान लो तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो और तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ग्रिफिथ्स पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। फिर तुम्हारा जो बुक है लाइक जेटली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। साकुराई है, पूरा नहीं पढ़ने के लिए बोलूंगा, ओनली फर्स्ट 3 चैप्टर्स। तो ये सिनेरियो है, मोस्टली ये 3 बुक अगर तुम पढ़ लोगे तो हो जाए। उसके बाद तुम्हारा ईएमटी है, ईएमटी के लिए भी घोष बहुत अच्छा बुक है, ग्रिफिथ्स बहुत अच्छा बुक है, इन दोनों को पढ़ लो, काम हो जाएगा। अगर तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आरके पथरिया एक सिंगल बुक है, पढ़ लो, काम हो जाएगा। अगर तुम थर्मोडायनामिक्स के लिए जा रहे हो, थर्मोडायनामिक्स के लिए एवी गुप्ता बोल के एक बुक आता है मार्केट में, बहुत ज्यादा रिनाउंड है, वो बुक अच्छा है, या बहुत सारे लोग सत्यप्रकाश में प्रेफर करते हैं। अगर तुम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बहुत अच्छा बुक है हर्बर्ट गोल्डस्टेन या जेसी उपाध्याय, इन दोनों को ही पढ़ना है तुम्हें। सबसे ज्यादा जिस चीज पे तुम्हें फोकस करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके? नेट एग्जामिनेशन का, गेट का, जेस्ट का, टीआईएफ। नेट के सारे क्वेश्चन 2011 से अवेलेबल है, गेट के सारे क्वेश्चन 2000 से अवेलेबल है, जेस्ट के सारे क्वेश्चन 2012 से अवेलेबल है, टीआईएफ के सारे क्वेश्चन 2010 से अवेलेबल है। नेट के हर साल में 2 बार एग्जाम होता था, तो यहाँ पे 2011 से गिन लो, आज तक 2-2 बार अगर एग्जाम हुआ तो कितने सारे क्वेश्चन है तुम्हारे पास। गेट के 2000 साल में एक बार एग्जाम होता है, तो गेट के 2000 से अभी 2024 तक कितने सारे क्वेश्चन है तुम्हारे पास। जेस्ट के 2012 से लेकर अभी तक साल में एक बार एग्जाम होता है, तो कितने सारे क्वेश्चन है। टीआईएफआर के साल में एक बार क्वेश्चन होता है, तो कितने सारे क्वेश्चन है। ये जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको पहले जेरॉक्स करा के अपने पास रखो, फिर एक लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन का, हर एक ईयर के क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन। मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें जोर के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, अगर कोई बच्चे ये पूरा प्रीवियस ईयर करके जाए ना, उसका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता उसके एग्जाम क्रैक होने से। एक अच्छे रैंक के साथ वो क्रैक करके निकलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे। जो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं वो आउट ऑफ कंपटीशन है, वो पूरा इंडिया छोड़ के आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्राई कर रहे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो सबसे बेहतर उपाय है अपने सिलेबस को जानना, या सिलेबस के कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये जानना, इज टू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास गीता की तरह होना चाहिए। एवरी टाइम यू शुड हैव टू गो थ्रू कि अच्छा यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से यार एवरी टाइम। तो बाय दिस वे यू विल डू इट। अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो तो बेसिकली तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ये सब रिसर्च करना नहीं पड़ता है। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक एक फैकल्टी होते हैं जो एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास सारे के सारे रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करे हुए होते हैं, और तुम जाते हो तो तुम्हें एकदम कैप्सूल की तरह खिला दिया जाता है। तो दैट मेक्स द प्रोसेस फास्टर। बाकी अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो दैट इज परफेक्टली फाइन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, मेरे सीनियर्स को भी देखे हैं जो सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर चुके हैं। तो डेफिनेटली तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट दैट कैन मेक द प्रोसेस अ लिटिल बिट डिलेड। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अगर तुम कर रहे हो तो हो जाएगा, बिल्कुल टफ बात नहीं है। बट इफ यू आर जॉइनिंग अ कोचिंग दैट मेक्स द प्रोसेस फास्टर, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस तुम खुद बैठ के सॉल्व करोगे। अगर कहीं पे अटक रहा है तो कहां से उसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये सब प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। बट अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो तो वहां पे सारे सॉल्व किए वगैरह रहते हैं, वो एकदम से तुम्हें उसको डिलीवर कर देते हैं, तो तुम्हें इतना ज्यादा रिसर्च का काम नहीं करना। अब हालांकि अगर रिसर्च करोगे तो ज्यादा सीखोगे, बट ठीक है, फिलहाल के टाइम पे एग्जाम क्रैक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम क्रैक हो जाए। सो दैट्स व्हाई रिसर्च आई मीन कोचिंग से ज्वाइन करना थोड़ा सा बेहतर है। इसके अलावा तो तुम जैसे पढ़ रहे हो, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये अब तुम्हें पता है कि मटेरियल क्या क्या है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें दे दिए, सब कुछ कहां से करना है तुम्हें पता है। और हमारा YouTube चैनल है, डेफिनेटली तुम्हें पता है, YouTube चैनल से भी तुम देख सकते हो, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वहां पे भी। तो नाउ यू नो कि तुम्हें कहां से पढ़ना है, कहां से क्या करना है। अब जो सबसे अहम चीज आती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टाइम। तुम्हें टाइम शेड्यूल करना है। हर दिन सोने जाने से पहले नेक्स्ट दिन क्या करोगे, सिर्फ नेक्स्ट दिन का क्या करोगे, वो टाइम शेड्यूल करो। जैसे टाइम शेड्यूल कर लिया तुमने, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है नेक्स्ट दिन में। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट को रखो और बाकी 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करो जो तुमने पहले दिन पढ़ा था। 3 सब्जेक्ट के लिए तुम 1 घंटे दे सकते हो, बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा, या यहाँ पे चाहो तो 3 सब्जेक्ट रिवीजन में रख सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर कि तुम कितना ग्रैब कर पाओ। इसके ऊपर एक टाइम शेड्यूल बनाओ। ऐसा मत करो कि पहले दिन में तुमने बहुत ज्यादा लोड दे दिया। अगर पहले दिन में तुम बहुत ज्यादा लोड दे दोगे पढ़ाई के लिए, तो फर्स्ट दिन का तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इतना होगा, सेकंड दिन का प्रोडक्टिविटी इतना होगा, थर्ड दिन का प्रोडक्टिविटी इतना होगा, फिर चौथे दिन का प्रोडक्टिविटी इतना होगा, फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी लो होते होते फिर ऐसा हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो ये जो ये कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो मैं कहूंगा कि ऐसे ना जाओ। ये जो रिवीजन करने का सिनेरियो है, दैट इज बेसिकली इट इज आई मीन इट टेक्स टाइम, या ये जो पढ़ने का सिनेरियो है इट टेक्स टाइम, क्योंकि ये हमें आदत नहीं होती अगर तुम्हें पहले से नहीं पढ़ा है। तो एक आदत बनाने में, किसी चीज को हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। सो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ 21 डेज ऑफ चैलेंज कि मैं हर दिन बैठूंगा और मैं इतना पढ़ूंगा, मुझे इतना पढ़ना ही है और इतना रिवीजन करना है, इतना पीवाईक्यूज को मुझे सॉल्व करना है, मुझे देखना है कैसे सॉल्व करना है। या हर एक दिन अपने अपने रूटीन में रखो कि मैं गेट का एक पेपर सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट दिन मैं सीएसआर का एक पेपर की तरफ देख रहा हूँ। अब एकदम अगर शुरुआत की तरफ है तो तुम्हें डेफिनेटली पीवाईक्यूज नहीं छूना है। तुम पीवाईक्यूज तब छोड़ोगे जब तुम्हारा सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है। उसके बाद तुम एक दिन गेट का पेपर, एक दिन सीएसआर का पेपर, एक दिन जेस्ट का पेपर, एक दिन टीआईएफआर का पेपर, ऐसे करते करते पेपर्स को देख सकते हो। सो बाय दिस वे यू कैन शेड्यूल योर टाइम। अब टाइम का जो शेड्यूल है वो तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये शेड्यूल तुमने कर लिया। जैसे ही तुम्हारा सिलेबस लगभग 70% तक हो जाता है, तुम्हें शुरू कर देना है पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी मिले शुरू कर दो पीवाईक्यू करना। और ब्रादर मैं अगर बोलूं तो पीवाईक्यू रटना शुरू कर दो। जैसे तुम करोगे
पीवाईक्यूज करने के बाद देखना तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, या पीवाईक्यूज जो आए हैं वो मैंने सॉल्व करके रखा है, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये चीज होगी इसके बाद लास्ट थिंग आता है तुम्हारा रिवीजन। हालांकि रिवीजन के साथ और एक चीज आता है, मैं बोल दूंगा, दैट इज मॉक टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा तुम्हारा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इट्स फाइन, नो इश्यूज, बट मॉक टेस्ट कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लो। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जाकर तुम जो एग्जाम दोगे वो कंप्यूटर में होगा और उसका एक टाइम शेड्यूल होगा। तो जैसे तुम मॉक टेस्ट किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेफर कर रहे हो, सो इन दैट केस तुम्हारे लैपटॉप के सामने वो टाइम है, तुम लैपटॉप के सामने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हो, तो उस सिचुएशन से तुम हैबिचुएटेड। तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट डेफिनेटली तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से दो। ये खुद से करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को हैबिचुएटेड बनाओ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ। रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट क्यों लिखा सर? रिवीजन बहुत बोरिंग है अगर तुम सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तुमने जो पढ़ा उसको रिवीजन करो, कोई एक सब्जेक्ट को रिवीजन करो, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लो। जैसे ही मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट टेस्ट भी होता है, मतलब आज क्लासिकल का टेस्ट, आज स्टैटिस्टिकल का टेस्ट, आज क्वांटम का टेस्ट, आज इसका टेस्ट, कल उसका टेस्ट। ये सब होने के बाद तुम देखना कि जो भी सब्जेक्ट का तुमने रिवीजन किया, तुमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में अगर तुमसे 20% सॉल्व हुए और 80% सॉल्व नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं फर्स्ट दिन के मॉक टेस्ट में ऐसे ही होता है, या 20% से भी लेस हो सकता है। अगर 80% सॉल्व नहीं हुआ तो तुम्हें अभी पता है कि क्या क्या चीज ज्यादा रिवीजन करना है, क्या क्या चीज का फॉर्मूला तुम भूल गए। दूसरी बात, एक चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, रिवीजन करने के टाइम पे फॉर्मूलाज जो होते हैं इसको एक कॉपी बनाओ, सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ। आई डोंट केयर कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सारे के सारे फॉर्मूलाज शुड बी देयर इन योर कॉपी। अगर नहीं लिख रहा तो मर जाओगे, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू विल डाई। तो फॉर्मूलाज को रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 फॉर्मूलाज का रिवीजन करो जब तुम रिवीजन कर रहे हो, तो हर दिन बैठो तो फॉर्मूलाज, हर एक चैप्टर से कितने फॉर्मूलाज हैं कि फॉर्मूलाज को याद नहीं रख पाते हैं, और इसी चक्कर में लोग के एंट्रेंस क्रैक नहीं होते। अरे हाँ मैंने पढ़ा तो था, लेकिन कौन से जगह पे पढ़ा था वो भूल गया, वो फॉर्मूला क्या था याद नहीं, नीचे टी स्क्वायर था या टी क्यूब था वो पता नहीं था। तो ऐसी चीज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मूलाज का प्रिपरेशन बहुत पहले से तुम्हें शुरू कर देना है। मॉक टेस्ट जल्दी से ज्यादा दो, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो, तो जितना सॉल्व कर पाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। तुम्हें पता चलेगा कि अगर सीएसआर के लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में तुम्हें कितना कितना टाइम देना है, कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा तरीका तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज का इवैल्यूएशन तुम्हारे मॉक टेस्ट के थ्रू होता है। इतने सारे चीज जब तुम कर लेते हो, उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला पूरा का पूरा सिलेबस, हाँ सिलेबस पे तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन सिलेबस का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। किसको देख के? ये पीवाईक्यूज को देख के तुम्हें देखना है कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसको देख के तुम्हें अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर बनाना है। चलो सीएसआर तक सिलेबस दिया हुआ है, दैट इज द स्टैंडर्ड सिलेबस, लेकिन क्वेश्चंस कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो भी तुम्हें देख के उस सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। हो जाने के बाद तुम्हारा जैसे ही रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, अब एक थोड़ा सा पार्ट रह जाता है जो थोड़ा सा अहम चीज है, दैट इज मान लो 10%, दैट इज ऑफ कोर्स योर लक, दैट इज ऑफ कोर्स योर लक। इस चीज को डिनाई करने की कोई जगह नहीं है, दैट इज ऑफ कोर्स योर लक। तो ये जो पूरा एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में इतने सारा मेहनत तुम्हारा था, ये 10% की लाख है भाई। इसके ऊपर, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम इसके ऊपर टेंशन मत। तुम इन सब चीजें जो तुम्हारे हाथ में है उसके ऊपर टेंशन करो, तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाए। और बहुत लोगों का होता है इतना टफ पेपर नहीं है, पेपर हमेशा आसान आता है। अगर इस बार का टफ है तो नेक्स्ट बार का इजी आएगा, अगर इस बार का सीएसआर टफ है तो गेट इजी आएगा, गेट टफ है तो जेएस टीआईएफ इजी आएगा। तो कुछ ना कुछ तो क्रैक हो जाएगा और तुम पीएचडी में खुशी खुशी जा सकते हो। तो इतने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इतनी बार एग्जाम्स होते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सीएसआर अगर दिसंबर का क्रैक नहीं हुआ तो जून का होगा, जून का नहीं हुआ तो दिसंबर का। तो अपने अपने आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। इस लाइफ में तुम आए हो, जब आए थे तब कुछ साथ में लेके नहीं आए थे, तो जब जाओगे कुछ साथ में लेके नहीं जाओगे। जो तुम यहाँ पे अपने आप के लिए लोगे वो यहाँ पे ही छोड़ के जाना है। तो इतना फालतू टेंशन किस बात की? लाइफ में कुछ करना है, हम डेफिनेटली करेंगे, उसके लिए मेहनत करना है। एक चीज का रिग्रेट कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने एफर्ट नहीं डाला। वो रिग्रेट बहुत टफ है। तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो और तुमने किया नहीं। मैं हर एक बात स्टूडेंट को कहता हूं कि पता है एंजाइटी कहां से आती है, या खुद गुस्सा, ये एक चीज, या उदासी कहां से आता है?
It doesn't come from the fact that you couldn't do it. It comes from the fact that you knew that you could have taken control over it, but you didn't do it because of your laziness or because of some different attraction. You couldn't do it. तुम्हें पता था तुम कर सकते हो, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कर सकते हो, पर तुमने करा नहीं. From that thing anxiety comes in, frustration comes in. ये इस चीज से नहीं है कि तुम कर नहीं पाए. तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी देख रहे हो नहीं हो रहा है, सो दैट इज, सोच लो कि वो चीज तुम्हारा था नहीं. तुम अपने दूसरे लाइन पे अपना चीज के लिए देखो जो बेहतर है, क्योंकि लाइफ में चीजें एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतने सारे लोग हैं, अब बहुत सारे बच्चे मेरे को कॉल कर रहे थे, दे वर इन वेरी बैड स्टेट, सीएसआर का पेपर टफ आया था, इस बार क्रैक नहीं हुआ एंड ऑल. तो मैं बोल रहा था भाई इतना क्यों उदास हो? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ. कितने लोग पीएचडी करते हैं, तो इतना क्यों टेंशन दे रहा है? डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग इफ इट्स योर कप ऑफ टी, लगे. बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज अगर ना हो तो एकदम से उदास मत हो जाओ, फिर से शुरू करो, फिर से कोशिश करो, फिर से हो जाए. ठीक है. सो यहाँ तक ही मैं अपना सेशन को रखता हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उस क्वेरीज को एड्रेस करता हूँ. ठीक है. बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन गेट ऑल द लेक्चर पीडीएफ्स ऑफ माय यूट्यूब लाइव एंड जो फ्री में है एंड लिंक्स ऑफ ऑल माय यूट्यूब क्लासेस. उसके अलावा एक चीज मैं कह दूं, अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट. If any students wants to join textbook super coaching platform, so definitely they should go to Chrome and they should write CSIR super coaching. जैसे लिखोगे तो वहां पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा. सबसे पहला हाइपरलिंक पे क्लिक करना. क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाना. जैसे ऊपर जाओगे तो नीचे यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा CSIR नेट सेट JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस जून 2024. क्लिक कर देना. यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है. जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, देखना कोर्स का प्राइस है 39,999, बट दैट कोर्स इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 21,249. So you can definitely get this, but for that you have to use the promo code which is SOURAT. Thank you very much and we will meet again. Thank you.